मनी व्यू फ्रॉम द टॉप के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज फंड मैनेजर कहिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पायनियर कहिए, 25 साल का लगभग उनका एक्सपीरियंस है और बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे निवेश किया जाए। सुरेश सोनी जो सीईओ हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबा के, कई म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ जुड़े रहे हैं अपने करियर में और इनकी खास बात यह है कि जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिसको हम आज देखते हैं इतनी बड़ी हो गई है, जब ये बहुत छोटी थी तब से ये जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ और उसके साथ ग्रोथ भी हुई है इनकी भी और निवेशकों के लिए बहुत वेल्थ भी इन्होंने अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बनाया है। सुरेश, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने की। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है। डेली हंट के जो दर्शक हैं यंग लोग हैं और आपने जैसे देखा है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी यंग लोग डायरेक्ट इक्विटी में भी आए हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी आए हैं और क्रिप्टो में भी आए हैं। तो आज हम ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड की ही बात करेंगे और इक्विटी मार्केट की खासकर बात आपसे करेंगे कि किस तरह से लोगों को निवेश करना चाहिए जो यंग लोग हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप ना केवल भारतीय बाजार लेकिन अपनी आपका जो एक्सपीरियंस है, आप ग्लोबल कंपनीज के साथ भी आपने काम किया है और वहाँ के भी आप जानकार हैं वहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस तरह की हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, हालांकि सेंसेक्स का अगर स्तर देखें तो 60,000 से भी ऊपर पे है आज जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है कि किसी दिन 1,000 पॉइंट बाजार गिर जाता है, 1,000 पॉइंट चढ़ जाता है, तो ऐसे माहौल में लोग डर जाते हैं और आंकड़े भी जो दिखा रहे हैं कि कई लोग एसआईपीज बंद भी कर रहे हैं, हालांकि नए भी खुल रहे हैं और एसआईपी पे मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। लेकिन वॉलेटिलिटी से कैसे निजात पाई जाए, अगर इस पे आप बता पाए। धन्यवाद विवेक, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके काफी दिनों बाद। एंड हम लोग इस इंटरव्यू के पहले साइड में बात कर रहे थे, आपने 20 साल पहले की हमारी मुलाकात याद दिलाई। ये 20 सालों के अंदर बहुत कुछ हो चुका है मार्केट में। आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले 20 साल में 40 गुना बढ़ी है। सो ये बड़ी एक लंबी जर्नी रही है और आपके थ्रू बात करने का मौका मिल रहा है मुझे आपके व्यूअर्स से, सो बहुत खुशी हो रही है। कमिंग टू वॉलेटिलिटी, देखिए वॉलेटिलिटी को आप मार्केट से सेपरेट नहीं कर सकते, सबसे पहले ये मान लीजिएगा। इक्विटी मार्केट के अंदर में जो है वॉलेटिलिटी इनहेरेंट है, हर वक्त रहेगी। उसके कारण बदल सकते हैं, कभी कोई ग्लोबल हेडलाइन की वजह से रहेगी, कभी कोई कॉर्पोरेट अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट की वजह से रह सकती है, कभी कोई टैक्सेशन चेंजेस की वजह से रह सकती है, कभी खराब मानसून की वजह से रह सकती है। वॉलेटिलिटी के, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के रीजन कभी भी आपके पास में मार्केट में आएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर, जिससे कि आप वॉलेटिलिटी से बचे और साथ में वेल्थ क्रिएट भी करें। देखिए भारत में, और मैं बोलूंगा कि ज्यादा करके आप पूरे विश्व में देखेंगे, बहुत कम ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप डबल डिजिट रिटर्न बड़े आसानी से मीडियम से लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। साथ में लिक्विडिटी भी आपके पास रहती है, जब आप चाहे निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन मार्केट में रहने के लिए आपको हमेशा, मैं कहूंगा एक तरीके से अगर बोल सकूं तो, बाइफोकल विजन चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में सरवाइव करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके। अगर आप शॉर्ट टर्म में बर्नआउट हो जाएंगे तो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है बाजार के अंदर में समझ के साथ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, आप लंबी अवधि तक बने रहें। और उसके बहुत सारे तरीके हैं बाजार में इन्वेस्ट करने के, जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में हमने बड़ी पॉपुलैरिटी देखी है। एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो बड़ा अच्छा तरीका है जिससे कि लोग एक उचित अमाउंट हर महीने लंबी अवधि के लिए डालते हैं, और वो अगर अमाउंट कंटिन्यू करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बड़े आसानी से आप देखेंगे कि वो पैसा जो है 12-15% के आसपास कंपाउंड होता है और इन्वेस्टर के बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स आते हैं।
आपको एक काम करना होगा कि आपको रोज सुबह शाम की वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होना है, आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है। गलती यही हो बैठती है सुरेश अधिकतर निवेशकों से कि लंबी अवधि तक रहते नहीं हैं, छोटी अवधि का एक नजरिया लेकर चल पड़ते हैं, सोचते हैं कि इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे जल्दी में। यही शायद सबसे बड़ी दुखद बात है, क्योंकि अगर आप अपने खुद का भी तजुर्बा लें तो अगले पिछले पिछले 25 साल की अगर हम आंकड़े देखें इक्विटी मार्केट की, तो कई ऐसी स्कीम्स हैं और इनमें से कईयों के साथ आप भी जुड़े रहे हैं जिन्होंने 20% से भी अधिक कंपाउंडिंग की है। और हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगले 25 साल में भी इसी तरह की कंपाउंडिंग होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम निवेशक होंगे जो इन पूरे 25 साल तक निवेशित रहे। तो कुछ लोग आए गए, लेकिन आपका भी यही तजुर्बा होगा कि बहुत कम लोग थे जिन्होंने ये जो 20% से ऊपर कंपाउंडिंग की जो अपॉर्चुनिटी दी, कई स्कीम्स ने, ऐसा नहीं कि एक आध स्कीम ने, उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो लॉन्ग टर्म की जब आप बात करते हैं तो पहले होता था, लोग बात करते थे, कई प्लानर्स से भी जब मेरी इंटरव्यूज होते थे कहते थे 3 साल 5 साल, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप जैसे दिग्गज बात कर रहे हैं 15 साल 20 साल 25 साल। तो अगर हम इस तरह का आगे का नजरिया लेकर, और जो यंग लोग जो आपको देख रहे हैं उनके पास उतना वक्त है कि ये 20-25 साल तक वेल्थ बनाएं, क्या आप मानते हैं कि अगली जो डेकेड है, या कई लोग तो कह रहे हैं अगली सेंचुरी भारत की, तो आपका इस पर क्या रुख है कि क्या अगले 15-20 साल में ये जो बाजार है इंडिया का बाजार, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे 60,000 हो गया, अब इससे और आगे क्या जाएगा, तो क्या आप मानते हैं कि ये स्टोरी अभी और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की इस बाजार में? बिल्कुल। देखिए, भारतीय इकोनॉमी जो है वो एक बड़े लंबे ग्रोथ फेज के अंदर में बहुत वेल पोजिशन्ड है। आज के वक्त में अगर आप देखें तो वैश्विक बाजारों में भारत का स्थान बड़ा अच्छा है। हम लोग वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम उसके बावजूद वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सो हमारी रैंकिंग बढ़ी है और उसके साथ में हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ी है। आज के 15 साल पहले हम नंबर 13 पे होते थे इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, और आज हम 5वीं हैं। अगले 20 से 25 सालों में हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं वर्ल्ड के। तो जिस तरह की ग्रोथ रेट भारत में दिखती है उतनी कहीं और दिखती नहीं है। और जब इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो उसके साथ में नेचुरली स्टॉक मार्केट एक्सपैंड होता है, कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है और उसी के हिसाब से हमें रिटर्न मिलते हैं। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें। और चूंकि आप बोल रहे हैं आपके इन्वेस्टर्स काफी और आपके व्यूअर्स काफी यंग हैं, आई विश ये प्रोग्राम आज के 20-25 साल पहले होता जब मैं इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करता। तो हम लोग अगर लॉन्ग टर्म व्यू ले पाते हैं तो डेफिनेटली इससे अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को, पर वो जो उसकी ग्रोथ होती है वह अपने आप में बहुत सरप्राइज करती है। सो इसलिए भारत के बाजारों में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप इन्वेस्टर बन के आइए इसके अंदर में, न कि आप गेट रिच क्विक बन के आ जाए। सो एज फार एज आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक है, आपने असेट एलोकेशन ठीक किया और आपने ये पैसा भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये भाई ये पैसा मुझे इक्विटी मार्केट में नहीं डालना है। देखिए, आपको सब एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको पैसा इक्विटी मार्केट में डालना है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम ऐसा आइडेंटिफाई करिए कि ये पैसा मेरे को अगले 6 महीने के लिए मेरी जरूरत है, ये पैसा जो है मेरी इमरजेंसी नीड्स के लिए, और उसको आप इक्विटी मार्केट में बिल्कुल मत डालिए। और उसके बाद में आप अपना डिटरमाइन करिए कि भाई कुछ पैसा जो है वो मैं लंबे टाइम तक डाल सकता हूँ, कुछ पैसा मैं कंटिन्यूअसली एक सेविंग की हैबिट और इन्वेस्टिंग की हैबिट बना सकता हूँ अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए। और सिर्फ वो पैसा आप इन्वेस्ट करिए इक्विटी मार्केट के अंदर में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, और आपके वेल्थ जनरेशन जो इससे होगी दैट विल बी बेटर देन एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इन योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो उसके मुकाबले आपको कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखेगा नहीं। सुरेश, जब बात इक्विटी की होती है और हम सब ये डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि ये
बाजार में निवेश करने में रिस्क है। तो ये आपसे समझना चाहूंगा कि इक्विटी में जब कोई निवेश करे तो उन्हें कौन से 2 या 3 रिस्क समझने चाहिए और ये रिस्क कैसे कम हो सकते हैं, क्योंकि कई डेटा जो पॉइंट आते हैं वो कहते हैं अगर आप लंबे समय तक रहे 10 साल 15 साल 20 साल तो लगभग आपके जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 हो जाए। तो लेकिन रिस्क पर अगर आप कुछ कह पाए कि रिस्क क्या है इक्विटी में और उसका आप कैसे निजात उससे आप पा सकते हैं, अगर इस पर आप कुछ बता। देखिए, इक्विटी मार्केट के अंदर में रिस्क इनहेरेंट है। ये कुछ चीजों से होती है, जैसे कि कंपनीज की वर्किंग रोज सुबह शाम बदलती नहीं है, लेकिन उनकी शेयर प्राइस बदलती है। और शेयर प्राइस इसलिए बदलती है कि इट्स अ ओपन मार्केट विच ट्रेड्स एवरी डे। रोज सुबह बायर्स आते हैं और सेलर्स आते हैं, और उनके कंपल्शन से या फिर मार्केट में क्या न्यूज फ्लो आया है उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। सो इक्विटी मार्केट के अंदर में हमेशा आप देखेंगे, अगर जैसे आप पिछला 1 साल देखें फॉर एग्जांपल, ईयर 2022 के अंदर में हमारी काफी वोलेटाइल सिचुएशन रही है, जहां पे कि आपने देखा कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई, और सेंट्रल बैंक्स ने बहुत मैसिव रेट हाइक कर दी। उस माहौल के अंदर अगर आप देखेंगे तो विदेशी बाजार जो है वो करीब 25 से लेकर 40% के बीच में गिरे हैं। लीडिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इफ यू आर लुकिंग एट S&P या नेस्डेक वगैरह आप देखें तो आपने वहां पे काफी गिरावट पाई है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर में बहुत बार कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुछ शॉर्ट टर्म साइकिल्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स शॉर्ट टर्म में कभी भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। इसी तरीके से मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट भी करता है, और आपको कई बार होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर मिल जाता है। जैसे आप कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो कि कोविड फेज के बाद में मार्केट से जुड़े हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि शुरू में पैसा बनाना बड़ा आसान लगा, हम्म। क्योंकि शुरू के अंदर मार्केट जो है कोविड की लॉस से काफी अच्छा गया। तो ये नेचर जो मार्केट की है, सही तरीका देखने का है कि 5 साल 10 साल के आसपास में और उससे लंबे समय तक आप देखें, तब आपको रियलाइज होगा कि ये ब्रॉडली जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है उसके आसपास में मार्केट कंपाउंड करता है। हम्म। भारत की इकोनॉमी अगर आप बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे तो हम लोग 7% के आसपास ग्रो करते हैं, 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहता है, तो हमारी इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में 12 से 13% करीब ग्रो करती है। अच्छी कंपनीज है वो उसी तरीके से ग्रो करेगी। कम से कम अगर आप पूरी इकोनॉमी 12-13% ग्रो कर रही है, और भारत में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर जनरली थोड़ा स्लो ग्रो करता है, तो नॉर्मली जो कंपनीज है कॉर्पोरेट सेक्टर वो थोड़ा सा इससे फास्ट ग्रो करता है। और कोई कंपनी 13-14% अगर ग्रो करती है तो उसकी अर्निंग नॉर्मली उससे थोड़ी और फास्ट ग्रो करती है। हम्म। तो इसलिए मार्केट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे थोड़ा अधिक मार्केट की परफॉर्मेंस रहती है। हम्म। और इकोनॉमी जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। भारत भारत जैसी इकोनॉमी अगर आप देखें तो इसलिए मार्केट का मूवमेंट हमेशा मीडियम टर्म में पॉजिटिव रहता है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली की वजह से, इंटरेस्ट रेट राइज की वजह से, या कुछ शॉर्ट टर्म अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, या फिर कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कोविड वगैरह वाली फेज आई, या हम्म। कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसकी वजह से मार्केट कभी कभी गिर सकते हैं। तो सही तरीका यही होता है कि आप एक मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करें, और अपने आप को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। हम्म। सो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई होता है। Traders have to find their own methodology to work, and I don't have any good advice to give them कि traders के लिए मैं कुछ एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल ना 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 हम दे पाएंगे इस पर कुछ, और हम तो यही कहते रहते हैं सुरेश इतने सालों से, आप भी मैं भी सब लोग, कि भाई डिसाइड करिए आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं, लेकिन होता क्या है जब लॉस हो जाता है तो फिर ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। तो ये देखा हमने काफी, लेकिन चलिए कोशिश यही है कि आप ट्रेडिंग की जो अपनी आपकी जो डिजायर है या आप करना चाहते हैं उसे अलग रखिए, उससे ट्रेडिंग करिए।
उसके रिस्क अलग होते हैं, लेकिन अपना एक कॉर्पस निवेश का जो है उसे अलग रखिए, यही राय होगी। एक चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा शुरू में सुरेश के सिर्फ इक्विटी पर जो ध्यान रहता है, अगर हम देखें आज भी म्यूचुअल फंड की जब बात होती है लोग सोचते हैं ये इक्विटी में निवेश का एक विकल्प है, लेकिन आपने शुरू में ही ये बात कही कि सिर्फ सारा पैसा आप इक्विटी में लगा दें, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन कई और डेट के भी विकल्प हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शायद उस पर हम लोग इतनी चर्चा नहीं करते जो करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां भी बहुत एवोल्यूशन हुई है, कितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आए हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन जो एक रिस्क अवर्स जिसे कहें, जो निवेशक है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और अगर अपने पैसों को अब आज की डेट में 170 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट में रखे हुए हैं, जहां पर आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते, तो उसके बारे में कुछ आप कहेंगे कि एसेट एलोकेशन में डेट के साइड पर क्या एवोल्यूशन हुई है और किस तरह से म्यूचुअल फंड के जरिए आप डेट में भी निवेश कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया आपने विवेक। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे हम हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी कहते हैं, और फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और हाइब्रिड, ये सारी एसेट में आप एलोकेट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम का स्पेसिफिकली अब बात यह है कि अगर आप अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि ये स्टॉक मार्केट से इस पर इम्पैक्ट आए, तो आप फिक्स्ड इनकम फंड चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको बड़े अच्छे ऑप्शन देती है जहां पे कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका 3 महीने का पैसा है तो आप लिक्विड फंड सोच सकते हैं, या फिर आपका अगर 2-3 साल का पैसा है तो आप फिक्स्ड इनकम फंड्स देख सकते हैं। जैसे आजकल काफी सारे फंड्स आते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड आते हैं, या फिर आपके पास में शॉर्ट मैच्योरिटी फंड होते हैं। ये फंड्स जो होते हैं ये आपका पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डिबेंचर, भारत सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है उसमें डालते हैं, जिससे कि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आपका पैसा रिलेटिवली स्टेडी रेट पर आपका कंपाउंड होता है और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इस कैटेगरी में कुछ नए प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं जिसे टारगेट मैच्योरिटी फंड कहा जाता है। वह एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट हमने अभी कल अपना एक टारगेट मैच्योरिटी फंड लॉन्च किया है, STL 2026। तो ये जो फंड होते हैं इनमें एक डिफाइंड तारीख होती है कि इस तारीख को ये मैच्योर हो जाएगा। सो जैसे 2026 का फंड है तो वो दिसंबर 2026 में मैच्योर हो जाएगा, और आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि क्या यील्ड पर ये इन्वेस्टेड है, और मोटा मोटी आपके रिटर्न उस यील्ड के हिसाब से डिलीवर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका टाइम होराइजन डिफाइंड है, आपकी मैच्योरिटी पीरियड डिफाइंड है, तो ये एक तरीके से जो बैंक डिपॉजिट है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में आपकी टैक्स रेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स काफी कम हो जाती है। तो जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी टैक्स रेट भारत में 40% के ऊपर तक चली जाती है सरचार्ज मिलाकर। लेकिन अगर आप वही पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर में डालते हैं और 3 साल से अधिक रखते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स में, तो आपकी टैक्स रेट करीब करीब 10% के आसपास आ जाती है। तो इसलिए आपको बड़े अट्रैक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलते हैं। तो फिक्स्ड इनकम फंड्स का अगर आप छोटी अवधि के लिए करें तो लिक्विड फंड, और अगर 2 या 3 साल से अधिक करें तो आप फिक्स्ड इनकम फंड्स देख सकते हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी फंड, कॉर्पोरेट फंड या फिर टारगेट मैच्योरिटी फंड। और इसके अलावा एक और ऑप्शन जो फंड इंडस्ट्री ने बड़ा अच्छा किया है वो है कि हम लोग बैलेंस एडवांटेज फंड्स वगैरह लेकर आए हैं, जो कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में अपना पैसा ऑटोमेटिकली एलोकेट करते हैं, ताकि आपकी रिस्क जो है पूरी मार्केट के ऊपर नहीं रहे, बट थोड़ा स्टेडी रिटर्न भी उसमें आता रहे फिक्स्ड इनकम की वजह से। ये फंड होते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी काफी कम होती है इक्विटी मार्केट से, पर रिटर्न बड़े अच्छे देते हैं, इनके सबके डबल डिजिट रिटर्न के आसपास आते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर में आप अपने हिसाब से कि आपका ऑब्जेक्टिव और टाइम होराइजन क्या है, अगर आप उसको एक बार समझ पाए और उसके बाद में उसके हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड चूज करेंगे,
तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आप बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप बड़े खुश होंगे अपने एक्सपीरियंस से। इनफैक्ट ये मेरा अगला सवाल था आपके लिए। सुरेश, एवोल्यूशन की आपने बात की, किस तरह से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी, ग्रोथ हुई इसमें। आपने जब अपना करियर शुरू किया होगा, गिन चुन के 4 या 5 भी कैटेगरी नहीं होती थी म्यूचुअल फंड की। अब पहले हमने देखा कि 5-10 हज़ार स्कीम्स लॉन्च हो गई, 45 म्यूचुअल फंड प्लेयर्स आ गए, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, मेरे नंबर शायद गलत हों। लेकिन हाल ही में साल 2 साल पहले मार्केट रेगुलेटर ने एक बार फिर जो है इन कैटेगरीज को थोड़ा बेटर डिफाइन किया कि जो निवेशक आए उसे क्लियरली समझ आए कि भाई मैं किस तरह के कैटेगरी में निवेश कर रहा हूँ। आपने जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात की, उससे पहले आपने एसेट एलोकेशन की बात की। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई जो यंग निवेशक हैं वो आजकल डायरेक्टली जाते हैं। इतने ऐप्स आ गए हैं, इतनी ईज हो गई है, डायरेक्ट प्लान्स हैं जो रेगुलेटर ने अलाउ किए हैं। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि आप एक एडवाइजर के थ्रू जाएं, वो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है हर इंसान को, लेकिन जो भी जिसकी जो मर्जी है वो है। लेकिन एसेट एलोकेशन के मद्देनजर क्या आप मानते हैं कि एक शुरुआती निवेशक, मैं जानता हूं कि कोई इसका एक वन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हर निवेशक के अपने अपने गोल होते हैं, नीड होती है, लेकिन जो कोई यंग निवेशक है और इक्विटी में कभी निवेशित नहीं हुआ है और एक टेस्ट लेना चाहता है इक्विटी का, तो पहले मुझे याद है जो प्लानर्स थे वो कहते थे आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की कैटेगरी के थ्रू जाइए। उसमें तरह तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स होते हैं। क्या आप मानते हैं कि अब बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो है कैटेगरी, वो एक अच्छा विकल्प है एक बिल्कुल न्यू कमर के लिए शुरू करने का अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, और फिर और ऐड करें आप स्कीम्स? बिल्कुल सही बात बताई आपने विवेक। एक्चुअली बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उसका जेनेसिस इस तरीके से है कि देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफी सारे प्रोडक्ट लाए हैं और एज अ प्रोड्यूसर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट दे नीड इज सॉल्यूशन एंड नॉट प्रोडक्ट। उनको चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा फंड है जो रादर देन मैं इस गोल तक इक्विटी मुझे में लेके डालूं, जाता हाँ फिक्स इनकम में डालूं, कौन सा ऐसा फंड है जो मुझे मेरे गोल्स की तरफ ले जाए। है। और दूसरा ये होता है कि देखिए इक्विटी मार्केट में पैसा लंबे टाइम तक बनता है, लेकिन आपको कोई तरीका निकालना होता है जिससे कि इन्वेस्टर की जर्नी स्मूथ हो जाए। तो मेरे हिसाब से दो विकल्प है जो नए इन्वेस्टर्स को सोचने चाहिए। एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मैंने आपसे बात करी कि अगर आप एक छोटा पैसा जो भी आप रेगुलरली अपनी हैबिट से डाल सकते हैं और लंबे टाइम तक कमिट कर सकते हैं, तो आप एसआईपी चालू कर सकते हैं, जो कि किसी भी अच्छे इक्विटी फंड के अंदर आप चालू करिए, वो एक बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा आप देख सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसी कैटेगरी है जहां पर कि हम आपका पैसा इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में एलोकेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। तो अगर मार्केट काफी अच्छा लग रहा है, स्टॉक मार्केट जैसे आप देखिएगा कि कोविड के बाद में मार्केट काफी गिर गया था, तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने अपना नॉर्मली एलोकेशन इक्विटी में बढ़ाकर 80% के आसपास कर दिया था। इसी तरीके से अगर मार्केट ओवर हीटेड हो जाता है कभी, जहाँ पे कि हमें लगता है कि भाई यहाँ से फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट उतने अच्छे नहीं लगते, तो हम लोग इक्विटी का एलोकेशन कम करके 30, 40, 50% के बीच ले आते हैं। तो ये जो फंड है बड़ा एक्टिवली इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के कॉम्बिनेशन में चलता है। वॉलेटिलिटी इसकी मार्केट से थोड़ी कम रहती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स का काफी स्मूथ रहता है कंपेयर टू इक्विटी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि रिटर्न वाइज ये करीब करीब इक्विटी के आसपास के रिटर्न दे देता है विद मच लेसर वॉलेटिलिटी। हो सकता है आधा 1% रिटर्न थोड़ा सा इक्विटी से कम हो, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है और आपके लिए एक ये प्री पैकेज सॉल्यूशन है जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके, अगर आपका टाइम होराइजन कहीं पे भी 3 या 5 साल से ज्यादा है तो आप इसमें डाल सकते हैं, और जब आपकी इच्छा है आप निकालिएगा, आपके रिटर्न बड़े ठीक ठाक रहते हैं इसके अंदर। बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा जो है कि एसआईपी, ये दो ऐसे जरिए हैं जहां पर कि आप एक तरीके से एलोकेट कर सकते हैं जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट रिजल्ट बड़े अच्छे हैं।
SIP आपकी इमोशंस को काबू में रखती है। SIP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको बार बार जो है मार्केट में इन आउट होने के बजाय एक स्टडी एलोकेशन हर लेवल पर करती है, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी ठीक रहे और आप कुल मिलाकर मार्केट की गिरावट का फायदा उठा सके, न कि आप उस वक्त अपना डर जाए या आप कुछ और करें। इसी तरीके से बैलेंस एडवांटेज का फंड का फायदा ये है कि ये इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में जहां मार्केट की अच्छी पोजीशनिंग होती है वहां पर पैसा डालता है। तो ये बिल्कुल अच्छा विकल्प है। वक्त की कमी है सुरेश, नहीं तो बात चलती रहती और लंबे समय तक, लेकिन आपका बहुत आभारी हूं मैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला दर्शकों को एजुकेट करने के लिए इस माध्यम के जरिए, डेली हंट के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको मैं बेस्ट विशेस देता हूं कि जिस तरह से 25 साल आपने छोटे निवेशकों के लिए काम किया है, उनका वेल्थ बनाया है, अगले 25-50 साल भी आप यही करते रहें। थैंक यू वेरी मच सुरेश, और धन्यवाद। धन्यवाद विवेक, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।